हेलो कोडर्स। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका रिएक्ट जेएस सीरीज की एक और वीडियो में। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रिएक्ट जेएस का नया प्रोजेक्ट बना लिया था, उसको रन करके भी देख लिया था। और जो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर है, मतलब कि जब भी हम लोग रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो हमें कुछ बने बनाए फाइल्स एंड फोल्डर्स मिलते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने समझ लिया था कि कौन सी फाइल किस काम आती है और कौन सा फोल्डर किस काम आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में, क्योंकि जब हम लोग रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, मतलब कि रोड मैप पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी रिएक्ट जेएस है वो कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। मतलब कि इसमें हम लोग जितनी भी सारी चीज़ें करते हैं वो कंपोनेंट्स बना बना के करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं आखिरकार। सो कंपोनेंट्स रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होते हैं जिन्हें कि हम लोग एक बार लिखते हैं और बार बार यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूआई बिल्ड करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा कंपोनेंट होगा उसके अंदर हम लोग एचटीएमएल और उससे रिलेटेड लॉजिक ही लिखने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा कंपोनेंट होगा उसके अंदर से हम लोग एचटीएमएल लिखेंगे और वहाँ से एचटीएमएल को रिटर्न करेंगे और फिर हम लोग उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंपोनेंट्स को थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू में समझते हैं कि जो हमारी वेबसाइट होती है वो कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड होती है और उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ये रहा हमारा ब्राउजर। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ओपन करते हैं रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को ही। तो हम लोग यहाँ पे रिएक्ट को सर्च करते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा रिएक्ट की वेबसाइट और यहाँ पे हम लोग चलते हैं लर्न रिएक्ट पे। ठीक है, ये रहा हमारा रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गया है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम ओपन करते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये रहा हमारा एक डायग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो भी हमारी रिएक्ट की वेबसाइट होती है उसे हम लोगों ने कई सारे पार्ट्स में तोड़ रखा है। रिएक्ट की वेबसाइट नहीं, इन जनरल कोई भी वेबसाइट होती है तो उसे हम लोगों ने इन 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है। अब जैसे कि जो हमारी ये रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है इसमें भी इतना ही पार्ट आपको दिखाई देगा अभी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इससे कंपेयर करते हैं। अब जो हमारी वेबसाइट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, मतलब कि 4 भाग में तोड़ लिया है। ठीक है, और हर एक भाग हमारा एक सेपरेट कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक हमारा हेडर है तो ये क्या है, हमारा एक हेडर कंपोनेंट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा साइड बार है तो इसे हम लोग मेनू कंपोनेंट कह रहे हैं। ये जो हमारा मेन पेज है जहाँ पे मेन चीज़ दिखाई देती है ये हमारा पेज कंपोनेंट है। और जो हमारा फुटर है ये क्या है, हमारा फुटर कंपोनेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग देखेंगे कि जो हमारा हेडर कंपोनेंट है ये हर एक जगह दिखाई देगा, मतलब कि जो ऊपर की चीज़ें होती है वो हर एक जगह पे दिखाई देती हैं। इसका हम लोग कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग आते हैं अपने इस रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट पे, तो ये रहा हमारा साइड बार, राइट। ये जो हमारे मीनू है, यहाँ पे कई सारे मीनू आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, हेडर वाला पार्ट है। ये जो हमारा यहाँ से इतना पार्ट है ये क्या है, हमारा हेडर है। हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये जो हमारा पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा साइड वाला पार्ट है, इतना वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे मीनू वाला पार्ट है जहाँ पे क्लिक करके हम लोग अलग अलग जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें और लगी हुई हैं, और नीचे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा क्या है, फुटर वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट हर एक पेज पे दिखाई देगा, इससे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। और बाकी जो हम लोगों यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा, इसको हम लोग यहाँ पेज से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है उसको भी हम लोगों ने सेम इसी तरीके से करके देख लिया कि यहाँ पर भी 4 कंपोनेंट बने हुए हैं। ठीक है, बन गए जी। अब हमें देखना है कि हम लोगों ने क्या बात कही कि रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होते हैं, राइट। अगर हम लोग इसको फिर से एक बार कंपेयर करें तो जब हम लोग किसी भी मीनू पे क्लिक करते हैं, ये जो हमारा मीनू है, अगर हम लोग यहाँ पे किसी पे क्लिक करते हैं तो जो बीच वाला पार्ट है वही नया दिख रहा है और बाकी जितना भी हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा सेम है, राइट। हम लोग यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करते हैं थिंकिंग इन रिएक्ट तो जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है ये सेम ही है। ठीक है, मतलब कि ये हर एक पेज पे यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा मीनू बार है हर एक पेज के लिए मीनू बार भी हमारा सेम है। ठीक है, चाहे हम लोग ट्यूटोरियल्स पे जाते हैं तभी हमारा साइड बार सेम है, और अगर हम लोग इंस्टॉलेशन पे जाकर यहाँ पे क्लिक करते हैं तब हमारा ये वाला जो साइड बार है ये भी सेम है और हेडर वाला पार्ट भी सेम है। अब और नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे अपने फुटर को देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फुटर, ये भी सेम है हर एक किसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे इतना फुटर दिखाई दे रहा है। जब हम लोग किसी नए मीनू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं तब हम लोग देखेंगे कि ये मीनू भी हमारा सेम है जैसे कि पहले था। ठीक है, तो जो हमारा वेबसाइट है ये रिएक्ट का, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ये हमारा क्या हो गया, हेडर हो गया, ये साइड बार हो गया,
और ये हमारा मेन पेज हो गया, और ये रहा हमारा फुटर। और इसमें क्या है कि जो हमारा हेडर है वो बार बार रीयूज हो रहा है, जो हमारा साइड बार है मतलब जो हमारा मेनू है वो बार बार यूज हो रहा है, और जो हमारा फुटर है वो भी यहाँ पे बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा पेज था वो 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है, जिसमें कि 3 कंपोनेंट्स बार बार यूज हो रहा है, और जो हमारा चौथा कंपोनेंट है वो कंपोनेंट बार बार चेंज हो रहा है। मतलब कि उसके लिए हम लोगों ने कई सारे कंपोनेंट्स बनाए होंगे जो कि यहाँ पे हम लोग चेंज करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी ये जो 3 कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट हर एक जगह सेम ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, यही होता है हमारे कंपोनेंट का फायदा कि हम लोग उसको एक बार लिख सकते हैं और उसे बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है हमारा हेडर कंपोनेंट, साइड बार कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने कोड में, और वहां पे हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और उनको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये आ गए, हम लोग चलते हैं अपने कोड में। तो ये रहा हमारा कोड। ठीक है, इसमें जब भी हम लोग अपने रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें बनी बनाई मिलती है, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो उसी में से एक है ये हमारा ऐप कंपोनेंट। ठीक है, ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है ये हमारा रिएक्ट जेएस के द्वारा पहले से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, npm start यही कमांड होता है हम लोगों को अपने रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, तब तक हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं जब तक ये रन कर रहा है। ठीक है, सो ये जो फंक्शन लिखा हुआ यही हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको कंपेयर करें अपने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन से, तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उसमें हम लोग कुछ लॉजिक लिखते हैं, जैसे कि 2 नंबर को डिवाइड करने का हो गया, या फिर एडमिन कोई यूजर एडमिन है कि नहीं है, या फिर वैलिडेशन का फंक्शन हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीजें लिखते हैं हम लोग फंक्शन के अंदर, राइट। तो जो हमारा कंपोनेंट होता है वही काम वो भी करता है, बट इसमें क्या है कि हम लोग HTML CSS और कुछ लॉजिक वाला काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे और ज्यादा समझते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एप्लीकेशन तो वो स्टार्ट हो गया है, इसको हम लोग यहाँ पे ब्राउजर में देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ साइड में। ठीक है, और जो हमारा ये कोड एडिटर है इसको भी हम लोग थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ताकि दोनों चीजें हमें साइड बाई साइड दिखाई देती रहें। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ SRC, और ये रहा हमारा app.js। ठीक है, और ये रहा, इसको साइड में कर देते हैं। ओके, ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है ये पहले से बना होता है जब भी हम लोग रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम लोगों ने यूज कैसे किया हुआ है, यहाँ से हम लोगों ने ऐप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है और यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। बाकी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि एक्सपोर्ट क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि यहाँ पे एक कंपोनेंट बना हुआ है, इसको हम लोगों ने यहाँ से सेंड किया हुआ है, और index.js के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट करके इसको यूज कर लिया है। ठीक है, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है इसको हम लोगों ने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पे यूज कर लिया है। अभी जो हमारा कंपोनेंट है ऐप, ये एक ही बार यूज हुआ है। ठीक है, हम लोग चाहें इसको मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग एक कंपोनेंट को एक बार डिफाइन करते हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऐप कंपोनेंट है इसको हम लोगों ने एक बार लिखा हुआ है, हम लोग चाहें इसके नीचे इसको एक बार और लिख देंगे और तब इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें ये वाला जो पार्ट है एक बार और दिखाई दे जाएगा। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारा जो ऐप कंपोनेंट है इसके अंदर हम लोगों ने दिस इज माई नेम मतलब कि अंकित फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे 2 बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ से सेंड किया, यहाँ पे रिसीव किया और यहाँ से यूज कर लिया। ठीक है, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि जो हमारा index.js कंपोनेंट होता है, मतलब कि जो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है रिएक्ट जेएस का, उसमें हम लोग कुछ भी और चीजें नहीं लिखते हैं। हम लोग जितनी भी सारी चीजें लिखेंगे वो हम लोग app.js के अंदर ही लिखेंगे। तो यहीं पे हम लोग देखते हैं कि नया कंपोनेंट हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट तो पहले से बना हुआ है, तो हम लोग खुद से एक नया कंपोनेंट यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर है इसको अभी के लिए हम लोग बंद कर देते हैं और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, सो हम लोग नया कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? नए कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन। जैसा कि हम लोग नॉर्मल फंक्शंस लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वैसे ही हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एक फंक्शन कीवर्ड। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है अपने कंपोनेंट का नेम। ध्यान रहे कंपोनेंट का नेम आपको हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही देना है। वो क्यों देना है हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, माई प्रोफाइल नाम का ये हमारा फंक्शन का नेम हो गया। उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस हो गया तो हमारा ये कंपोनेंट बन के तैयार हो गया।
अब हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट के अंदर से कुछ चीज़ें रिटर्न करनी है, राइट। जैसे कि ये जो हमारा मेन कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, इसके अंदर से हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न लगाया हुआ है, तभी ये जा करके हमें यहाँ पे यूआई में दिखाई दे रहा है, राइट। तो रिटर्न करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं रिटर्न कीवर्ड, ठीक है, और उसके बाद एक लगाते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोगों को अपना एचटीएमएल का कोड लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक डिव, इसके अंदर लिखते हैं हम लोग एक पैराग्राफ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग करते हैं सेव कर दिया। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको यूज किया हुआ है, ऐप को यहाँ से ऐसे इंपोर्ट किया हुआ है और उसको ऐसे यूज कर लिया है, सेम उसी तरीके से हमको इसको भी यूज करना है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माई प्रोफाइल, सॉरी हम लोग इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग लेस देन का साइन, कंपोनेंट का नेम, और ये रहा हमारा क्लोजिंग टैग, ठीक है। सेव करेंगे तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। दो बातें हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको कैसे बनाया हुआ है, पहला लेटर कैपिटल लेटर्स में लिख करके, ठीक है, और इसको हम लोगों ने एज अ एचटीएमएल टैग जैसा ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों करना है इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्मॉल लेटर में ही कर देते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर में इसको कर दिया और स्मॉल लेटर में इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम लोग सेव करेंगे इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे कि जो अभी तक लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पे क्या चीज़, दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट अभी तक हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो वो अब यहाँ से हट गया है, ठीक है। हट क्यों गया, क्योंकि हम लोगों ने इसको स्मॉल लेटर में कर दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, तो हमें कुछ एरर दिखाई देगा। कंसोल ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सॉरी यहाँ पे नहीं, ये रहा इसके नीचे, ठीक है। माई प्रोफाइल इज यूजिंग इनकरेक्ट केसिंग, यूज पास्कल केस फॉर रिएक्ट कंपोनेंट और लोअर केस फॉर एचटीएमएल एलिमेंट्स, ठीक है। ये कह रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यूज पास्कल केस फॉर रिएक्ट कंपोनेंट्स और लोअर केस फॉर एचटीएमएल एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जैसे हम लोग अपने खुद के कंपोनेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग अपने HTML वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको भी यूज़ कर रहे हैं। अब रिएक्ट को डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा, अब रिएक्ट को पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट हम लोगों ने खुद से बनाया हुआ है और कौन सा एलिमेंट हमारा HTML का है, ठीक है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही हमें हमेशा जो हमारा खुद का कंपोनेंट है, मतलब कि जो React.js के अंदर कंपोनेंट बनाए जाएंगे, उसको हमें हमेशा कैपिटल लेटर से इनिशिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है पास्कल केस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पहला लेटर होता है वो कैपिटल्स में होता है, और जो उसके बाद के वर्ड्स होते हैं उससे भी हम लोग कैपिटल्स पहला लेटर करके लिखते हुए चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, माई एक वर्ड है, प्रोफाइल दूसरा वर्ड है, राइट। माई का पहला लेटर क्या है, एम कैपिटल्स में है, प्रोफाइल का पहला लेटर क्या है, पी, वो भी कैपिटल में है। सो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। और इसको हम लोग को यूज़ कैसे करना है, जैसे कि हम लोग इसके अपने HTML टैग को यूज़ करते हैं वैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम लोग इसको सेव करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं, तब हमें इसका आउटपुट दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो कौन सी सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने कंपोनेंट का जो भी पहला लेटर होगा उसे कैपिटल्स में देना है, ताकि वो जो React.js है वो HTML और जो हमारा खुद का कंपोनेंट है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। ये हो गया। और जब भी हम लोग अपने कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्लोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे अपना कंपोनेंट हो, चाहे हम लोग कोई भी HTML का टैग ही यूज कर रहे हो। क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल HTML लिखते थे तो वहाँ पे कभी कभी हम लोग क्या करते थे, इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते थे, राइट, ऐसे लिख देते थे। बट जब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगा, क्या कि ये क्लोजिंग टैग में बंद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, राइट, अंडरएस्टिमेट JS कंटेंट ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे हम लोग इसको क्लोज कर देंगे और इसका आउटपुट देखेंगे, तब हमें जो एरर था वो यहाँ से चला जाएगा और हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो बन के यहाँ पे तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो पहला रूल क्या है हमारा कंपोनेंट क्रिएट करने का, कि जो हमारा कंपोनेंट का नेम होगा या फिर जो फंक्शन का नेम होगा वो हमारा कैपिटल लेटर्स में ही होगा। क्योंकि कंपोनेंट्स क्या है, जस्ट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं जिनके अंदर से हम लोग कुछ HTML को रिटर्न करते हैं इंस्टेड ऑफ अ जनरल लॉजिक, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ से क्या किया हुआ है कि डिव के अंदर एक पैराग्राफ को रिटर्न कर दिया है। अब हमें एक और पैराग्राफ को यहाँ से रिटर्न करना है, ठीक है। एक और पैराग्राफ को यहाँ से रिटर्न करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं P, ठीक है,
दिस इज माई प्रोफाइल कंपोनेंट। ठीक है, दिस इज माई प्रोफाइल कंपोनेंट। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जैसे ही सेव करेंगे हमें यहाँ पे एरर दिखाई दे जाएगा। वो क्या है, एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एन इनक्लोजिंग टैग, डिड यू वांट अ JSX फ्रेगमेंट। इसका क्या मतलब हुआ और ये एरर क्यों दे रहा है हमें। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं ये हमें एरर क्यों मिल रहा है। ठीक है, सो ये एरर हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो भी हमारा कंपोनेंट होता है उसके अंदर से हम लोग एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं। अब एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं, तो अगर हमें 10 एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं HTML टैग के, तो अब वो हम लोग कैसे करेंगे। सो एक ही एलिमेंट रिटर्न करने का मतलब ये है कि एक पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, अब एक पेरेंट एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, अब अगर इसे हम लोग एक डिव के अंदर बंद कर दें, किसको, ये जितना भी हमारा कोड है। ठीक है, अभी तक क्या था, एक डिव था, मतलब कि ये एक डिव है और ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग यहां से उठा करके इस डिव के अंदर डाल देते हैं, तब यहां पे ये माना जाएगा कि ये दोनों चीजें, ये दोनों एलिमेंट्स एक पेरेंट डिव के अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे तब हमें इसका आउटपुट वही दिखाई देगा जो हम लोग चाहते हैं। और हम लोग चाहते क्या है, ऊपर दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट दिखाई दे और नीचे दिस इज माय प्रोफाइल कंपोनेंट दिखाई दे, जो कि हम लोगों को यहाँ पे आसानी से दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ कि ये अब React.js को लग रहा है कि यहाँ से एक ही एलिमेंट रिटर्न हो रहा है। ये जो माई प्रोफाइल का कंपोनेंट है, यहाँ से एक ही एलिमेंट रिटर्न हो रहा है, जबकि एक पेरेंट एलिमेंट है और उसके अंदर हम लोगों के पास मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। जैसे कि ये हमारा डिव भी एक चाइल्ड एलिमेंट है और इस डिव का चाइल्ड एलिमेंट क्या है, p है, और इसका जो डिव का सिबलिंग एलिमेंट है वो क्या है, वो भी एक पैराग्राफ मतलब कि p है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग अपना जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर से मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न कर सकते हैं, बट उसे हमें एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, पहले हम लोग देखते हैं कि ये आउटपुट हमें कैसे दे रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, सो जब हम लोग बॉडी को ओपन करेंगे यहाँ पे और अपने इस रूट ID को ओपन करेंगे, ऐप क्लास को ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिव देखेंगे और उस डिव के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, एक और डिव और उसके अंदर पैराग्राफ और उसके बाहर हमें एक और पैराग्राफ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, बट हमें यहाँ नीड किस चीज़ की थी, यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे नीड किस चीज़ की थी कि ये जो हमारा डिव था, ये डिव नहीं आना चाहिए, मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहिए था यहाँ पे, बट जो JSX से जो कि हमारा कंपोनेंट का रूल है उसकी वजह से हमें यहाँ पे एक डिव और अलग से लगाना पड़ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जैसे कि हम लोग CSS वगैरह लिखते हैं, चाइल्ड CSS, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ग्रेटर देन का साइन लगा करके उस पर्टिकुलर नेस्टेड एलिमेंट तक पहुँचते हैं। तब जब हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ पे हमें एक डिव एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो मे बी हम लोग उस पर्टिकुलर चाइल्ड एलिमेंट तक ना पहुँच पाए। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, हम लोग को एक अननेसेसरी डिव के अंदर और डिव के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने का भी हमारे पास कुछ तरीके हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ से हटाएं तब हम लोग देखेंगे कि एरर हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग एरर को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन इनक्लोजिंग टैग, डिड यू वांट अ JSX फ्रेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे खुद से बता दे रहा है कि क्या आपको JSX फ्रेगमेंट यूज करना है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं कि JSX फ्रेगमेंट क्या है। सो JSX फ्रेगमेंट के अंदर अगर हम लोग अपने HTML को ऐड कर देंगे, मतलब कि उसके अंदर रैप कर देंगे, तो जो हमारा कंपोनेंट है उसको ये लगेगा कि ये जो पेरेंट एलिमेंट है वो एक ही पेरेंट एलिमेंट है यहाँ पे, और जब वो रेंडर होगा फाइनली तो हमें वहाँ पे वो फ्रेगमेंट टैग दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना, कूल चीज। इसको करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग अपना जो JSX फ्रेगमेंट है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे इम्प्टी टैग बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे डिव को लिखने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इस डिव को लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे वर्ड लगाया हुआ है। सो जो हमारा फ्रेगमेंट होता है उसके अंदर हम लोग कोई भी वर्ड नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन, और इसके बाद जो हमारा क्लोजिंग टैग है वो भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा JSX फ्रेगमेंट इस तरीके से क्रिएट हो गया। और इसका अगर हम लोग अब आउटपुट देखेंगे और उसको सेव करेंगे तो जो एरर था वो यहाँ से चला गया है, और जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिव लगा हुआ था इसके बाहर वो भी यहाँ से हट गया है। ठीक है, इसके पहले क्या था, एक डिव था, उस डिव के अंदर हमारे पास एक और डिव था और उसके अंदर वहाँ पे p टैग था, राइट। बट यहाँ पे JSX फ्रेगमेंट का यूज करने के बाद क्या हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा डिव लग रहा था वो भी चला गया, और जो यहाँ पे एक हमें टैग दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है एक डमी टैग क्रिएट करता है, जिससे कि जो हमारा कंपोनेंट है उसको ये लगता है कि हाँ ये एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर रैप्ड है, जो कि है, बट रेंडर के टाइम पे वो यहाँ से हट जाएगा, उसका आउटपुट हमें अपने HTML के पेज पे नहीं दिखाई देगा। ठीक
ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, अगर उसे हमें किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर नहीं रैप करना है, जैसे कि कोई डिव हो गया या फिर कुछ भी इस टाइप की चीज हो गई, अगर उसके अंदर हमें अपने टैग को नहीं रैप करना है तो हम लोग जेएसएक्स फ्रेगमेंट का यूज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। सो ये क्या है हमारा रूल, पहला रूल क्या है, सो हमारे कंपोनेंट का पहला रूल क्या है कि जो हमारा कंपोनेंट का नेम है उसका पहला लेटर कैपिटल्स में होना चाहिए। और दूसरा क्या है, जब भी हम लोग यहाँ से कुछ चीजें रिटर्न कर रहे हैं तब हमें एक पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा और उसके अंदर हम लोगों के पास मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बट हमारा पेरेंट एलिमेंट एक ही होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें एक और कंपोनेंट बनाना है तब हम लोग एक और कंपोनेंट यहाँ पे बनाते हैं, उसको यूज करके देखते हैं। ठीक है, फंक्शन हो गया और माई बटन। ठीक है, माई बटन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और यहां से हम लोग रिटर्न करते हैं एक बटन को। यहाँ पे हमारा डिव है और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं एक बटन, इसके अंदर लिखते हैं हम लोग माई प्रोफाइल। ठीक है, माई प्रोफाइल सेव कर दिया। अब जैसे हम लोगों ने इस कंपोनेंट को यूज किया हुआ है इस ऐप के अंदर, वैसे ही हम लोग इस कंपोनेंट को भी यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे तो जो बटन का आउटपुट है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अभी क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा क्योंकि जो ये बटन का क्लिक है उसके ऊपर हम लोगों ने कोई भी लॉजिक भी कोई भी फंक्शन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स को भी एक कंपोनेंट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या जो हमारा कंपोनेंट है उसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये ऐप कंपोनेंट तो पहले से बनाया हमें मिला था। ठीक, ये जो ऐप कंपोनेंट है ये तो हमें पहले से बनाया मिला था, इसी के अंदर हम लोग सबको यूज कर रहे हैं, राइट। अब अगर हम लोग इस माई बटन कंपोनेंट को यूज करना चाहें यहाँ पे माई प्रोफाइल के अंदर तो क्या कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर इस माई बटन के कंपोनेंट को हमें यूज करना है माई प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर तो हम लोग इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको सेव करेंगे आउटपुट तो वही रहेगा, राइट, आउटपुट तो वही है, बट इसको हम लोगों ने अब ऐप कंपोनेंट से उठा करके अपने इस माई प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर लिख दिया है। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, इसको यहाँ से उठा करके हम लोग सबसे टॉप में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दिया, इसको सेव करेंगे तो जो बटन है वो बटन पूरी तरीके से टॉप में पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए हैं और उस कंपोनेंट को हम लोगों ने कहाँ पे यूज किया है, एक चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर दूसरा चाइल्ड कंपोनेंट और एक चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर फिर से तीसरा चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है और चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा है। सो ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, किसके लिए, माई प्रोफाइल के लिए। ठीक है, जो ये माई प्रोफाइल है ये ऐप का चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पेरेंट है, पेरेंट का इसका चाइल्ड कौन सा है, हमारा माई प्रोफाइल है। ठीक है, अब जब हम लोग माई प्रोफाइल में आएंगे तो माई प्रोफाइल ये क्या है, हमारा पेरेंट कंपोनेंट है किसका, माई बटन कंपोनेंट का। ठीक है, सो ये जो माई प्रोफाइल कंपोनेंट है ये माई बटन कंपोनेंट के लिए पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ चाइल्ड और पेरेंट का काफी ज्यादा नाम लिया जाता है, सो इसलिए समझना जरूरी है कि कौन किसका चाइल्ड कौन किसका पेरेंट है। ठीक है, तो ये जो माई बटन है इसका पेरेंट कौन है, माई प्रोफाइल। ठीक है, और जो ये यहाँ पे ये माई प्रोफाइल है, इस माई प्रोफाइल का पेरेंट क्या है, ऐप है, और ऐप का चाइल्ड क्या है, माई प्रोफाइल है। ठीक है, और माई प्रोफाइल का चाइल्ड क्या है, माई बटन है। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम लोग React.js में यूज करते हैं तो पता होना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक कंपोनेंट भी बना लिया, दूसरा कंपोनेंट भी बना लिया, और जो हमारा माई प्रोफाइल कंपोनेंट है इसको हम लोगों ने ऐप के अंदर यूज कर लिया है, और जो हमारा माई बटन कंपोनेंट है उसको हम लोगों ने जो खुद से कंपोनेंट बनाया गया है उसके अंदर भी यूज कर लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए जो हमारा ऐप कंपोनेंट है इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, और इस वेरिएबल को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो क्या कुछ इस तरीके का काम हम लोग अपने कंपोनेंट के अंदर कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट सिटी नेम इक्वल टू प्रयागराज। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इस वेरिएबल को यूज करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ माई सिटी कॉलन, ये हमारा कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम लोग इस वेरिएबल को पास कर देंगे और अब सेव करेंगे तो जो इस माई सिटी पे वेरिएबल पे वैल्यू रहेगी वो हमें दिखाई दे जाएगी, क्या है, माई सिटी है, उसके आगे क्या लिखा गया है, प्रयागराज। ठीक है, इसको अब अगर हम लोग यहाँ पे दिल्ली कर देते हैं तो जो अब दिल्ली होगा वो हमें अब यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा कंपोनेंट खुद से बनाया गया है उसके अंदर भी हम लोग वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अब लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, लेट सिटी इक्वल टू प्रयागराज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक इफ, लगाते हैं यहाँ पे
करंट, ठीक, करंट, यहाँ पे हम लोग करंट का एक वेरिएबल लेते हैं इक्वल टू फॉल्स, सबसे पहले ले लेते हैं लेट, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग सिटी इक्वल टू दिल्ली, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको अब सेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट पे क्या है, फॉल्स है, सेव करेंगे तो हमें आउटपुट क्या दिखाई देगा, सिटी नेम इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, यहाँ पे सिटी नेम रहेगा ना, ये जो सिटी था यहाँ पे सिटी नेम रहेगा, ठीक है। सेव करते हैं तब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सेव करते हैं, सेव करेंगे तो हमें आउटपुट पे यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रयागराज मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू फॉल्स है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे करंट की वैल्यू ट्रू कर देंगे तब हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा दिल्ली, ठीक है। तो हम लोग जो हमारा खुद का कंपोनेंट है उसके अंदर हम लोग अपना लॉजिक भी कोई भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर, हमारे काम के हिसाब से हम लोग लॉजिक भी अपने कंपोनेंट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली, हम लोगों ने कंपोनेंट को डिफाइन कर लिया, मल्टीपल कंपोनेंट्स को डिफाइन कर लिया, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को यूज भी कर लिया, और जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर अगर कोई लॉजिक भी लिखना है तो हम लोगों ने उस लॉजिक को भी यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम लोग कंपोनेंट्स को कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं लगे हाथ, जिससे कि जो ये हमारे प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज पहले से बना रखी है, उस इमेज से रिलेटेड ही हम लोग उसका UI बनाएंगे, और ये भी समझेंगे कि जो हमारी इमेज है उसको हम लोग कैसे कंपोनेंट्स के पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और फिर उसको हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट React.js का क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल पे, ठीक है, ये रहा हमारा टर्मिनल, इसको करते हैं क्लोज, ठीक है, ये रहा हमारा फाइल एक्सप्लोरर, चलते हैं हम लोग इसके बाहर, ठीक है। तो हम लोग React.js का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर हम लोग अपने उस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं npx create react app profile project, ठीक है, 01, ठीक है। ऐसे हम लोग अपने React.js के एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे करते हैं इंटर, ठीक है। ये क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग अपने प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा इमेज जिसको कि हम लोग कंपोनेंट्स के पार्ट में डिवाइड करेंगे, और इसी को हम लोग एक नए प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि इसको कैसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, कितने कंपोनेंट्स होंगे, और इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसके ऊपर आएंगे ये दिखाई देगा हमें कि इसको हम लोग कितने कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक पेरेंट कंपोनेंट होगा। अब पेरेंट कंपोनेंट तो होगा ही होगा, हर किसी में एक पेरेंट कंपोनेंट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट कौन सा होगा, पेरेंट कंपोनेंट हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये जितना आपको व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। ये कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, पेरेंट हो गया। और दूसरा कंपोनेंट हमारा कौन सा होगा, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, एक इमेज है और उसके बगल में हमारे पास इंफॉर्मेशन लिखी गई है, अमित, एज और सिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा दूसरा कंपोनेंट हो गया। और अब अगर तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, ये जो हमारी बटन है नीचे, इसको हम लोग तीसरा कंपोनेंट मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है इसको हम लोग और भी ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारी इमेज है इसको हम लोग एक सेपरेट कंपोनेंट यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा एक सेपरेट कंपोनेंट हो गया। और जिसके बगल में इंफॉर्मेशन लिखी गई है उसको भी हम लोग एक सेपरेट कंपोनेंट मान लेते हैं, ठीक है। सो जो ये है, ठीक है, और ये जो ये है इसका पेरेंट कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला जो पार्ट होगा पूरा का पूरा, ठीक है। और इसका पेरेंट कंपोनेंट कौन सा होगा, जो कि पूरा का पूरा व्हाइट वाला पार्ट है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इस पूरी की पूरी इमेज को इतने कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, कितने, 4 कंपोनेंट्स में। और हर एक कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग लिखेंगे और उनको हम लोग एक साथ एक जगह पे यूज करेंगे ताकि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम लोग क्रिएट होने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो अभी ये काम चल रहा है इसके क्रिएशन पे। तो जैसे ये क्रिएट हो जाता है मैं आपको इसके बाद मिलता हूँ। सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, जो कि हमारा नाम क्या है इसका, प्रोफाइल प्रोजेक्ट 01, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं तो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा CD प्रोजेक्ट प्रोफाइल प्रोजेक्ट सीट 01, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे आ गए।
अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट था उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हम लोगों ने एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट बनाया हुआ है रिएक्ट का, और उसी के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से क्लोज करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर दिया और इसको यहाँ से बंद कर दिया, और ये रहा हमारा प्रोजेक्ट नया वाला। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं डायरेक्टली npm स्टार्ट। ठीक है, इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा अपने ब्राउजर में। ठीक है, जब तक ये स्टार्ट होता है हम लोग देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें पहले वाले प्रोजेक्ट मिली हुई थी वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी मिलेंगी। वो क्या क्या है, नॉन मॉड्यूल्स, पब्लिक, src, पैकेज डॉट जेसन, गिट इग्नोर, रीडमी फाइल। ठीक है, अब src के अंदर हम लोग जाएंगे तो हमें app.js, index.js, index.css, वही सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके पहले वाले प्रोजेक्ट में मिली हुई थी जब हम लोगों ने अपनी पहली बार React.js के एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने app.js के अंदर, और यहाँ से जो चीज़ें हमें नहीं ज़रूरत की हैं उसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो यहाँ से हम लोग इस पूरे के पूरी चीज़ को हटा सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हमें अभी है नहीं। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से हम लोग लोगों को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, और हमारा ये वाला एप्लीकेशन स्टार्ट होने ही वाला है। यहाँ से ये हो गया, सेव करते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा बस 2 सेकंड में। और यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं अपने app.css को। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग css लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, जो भी हम लोग कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं। और जो हमारा ये app.css है इसके अंदर से भी हम लोग चीज़ों को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें अभी यहाँ के लिए नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्लीनअप का काम हो गया है। तब तक हमारा ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रन हो जाए। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन हो गया है, तो इसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें लिख देते हैं ताकि हमें पता चले, कुछ दिखाई तो देता रहे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से सारी चीज़ें हटा दी थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं माई प्रोफाइल। ठीक है, सेव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें माई प्रोफाइल दिखाई देने लगा है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या बात करी थी कि जो हमारा ये इमेज थी, इमेज कहाँ गई जी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे साइड में ला लेते हैं, को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें ये दिखाई देता रहे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट होगा। पेरेंट कंपोनेंट कौन सा था हमारा, ये वाला पार्ट, पूरा व्हाइट वाला पार्ट, ये हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा ऐप है, जो हमारी ये मेन क्लास है, इसके अंदर हम लोग एक और डिव बनाते हैं। ठीक है, डिव बनाते हैं। सो ये हम लोग को डिव बनाते हैं, डिव। ठीक है, अब जो हमारा ये ऐप है इसी को हम लोग पेरेंट कंपोनेंट मान लेते हैं। ये जो हमारा ऐप है इसी को हम लोग पेरेंट कंपोनेंट मानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी थी कि जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम लोग एक अलग कंपोनेंट मानेंगे, और जो हमारा बटन है उसको हम लोग एक अलग कंपोनेंट मानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग उसके अंदर एक एक करके HTML को ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपना सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, इमेज एंड टेक्स्ट, इमेज एंड इन्फो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने पहले कंपोनेंट को बनाते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं फंक्शन माई इन्फो। ठीक है, माई कैपिटल्स में और इन्फो। ठीक है, ये रहा हमारा। इसके अंदर से हम लोग कुछ चीज़ें रिटर्न करेंगे, और रिटर्न क्या करेंगे, HTML का कुछ कोड। ठीक है, यहाँ से हम लोग रिटर्न करते हैं डिव, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुछ p माई इन्फो। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इस डिव के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अपने दूसरे वाले कंपोनेंट को बनाते हैं, जो कि क्या है हमारा ये बटन वाला कंपोनेंट। ठीक है, फंक्शन माई प्रोफाइल बटन। ठीक है, यही हम लोग अपने कंपोनेंट का नाम देते हैं। इस कंपोनेंट का नाम ऐसा देना है हमें जो थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे, कि हम लोग क्या करें, अगर इस कंपोनेंट को सिर्फ और सिर्फ देखें तो हमें पता चल जाए कि ये कंपोनेंट किस लिए बनाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं रिटर्न, यहाँ से हम लोग देते हैं इसको डिव एक। ठीक है, इस डिव के अंदर हम लोग देते हैं इसको बटन, तो बटन में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, व्यू प्रोफाइल। ठीक है, सेव। अब इस बटन को हम लोग इसके नीचे यूज करते हैं, क्योंकि इसी के नीचे, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है इसी के नीचे हमारा क्या है, बटन है, तो इसी के नीचे हम लोग को इसको यूज करना पड़ेगा, माई प्रोफाइल बटन। ठीक है, सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे बटन भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे बटन आ गया और इसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट हमारे बन के तैयार हो गए। जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट था, उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर 2 चाइल्ड थे, ये वाला था
और ये वाला था, तो ये दोनों चाइल्ड बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये वाला पार्ट था इसके अंदर दो और कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं? एक ये वाला पार्ट है इमेज का, और कौन सा पार्ट है? एक ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फंक्शन प्रोफाइल इमेज। ठीक है, प्रोफाइल इमेज का हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है और यहाँ पे हो गया पैरेंथेसिस, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखना है और इसके अंदर से हम लोग रिटर्न करते हैं एक डिव। ठीक है, और इस डिव के अंदर हम लोग लिखते हैं एक इमेज img। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग एक डमी इमेज उठाते हैं, डमी प्रोफाइल इमेज सर्च करते हैं। इनको हम लोग लेते हैं, काफ़ी खुश लग रहे हैं। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, और हम लोग कैसे देते हैं इसको? src के अंदर हम लोग उस पर्टिकुलर लिंक को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव किया, चलते हैं हम लोग देखते हैं कि हमें दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया इमेज। ठीक है, अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसको हम लोगों ने यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं, अब जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब हमें इसको यूज कहाँ पे करना है? जो हमारा माई इन्फो वाला कंपोनेंट है। कौन सा? ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है, इसके अंदर हमें इसको यूज करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे यूज करना है हमें। लेस देन का साइन, कंपोनेंट का नेम, उसके बाद हमारा क्लोजिंग टैग। सेव किया तो हमें जो ये इमेज है वो इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देने लग गई है अब। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया। अब अगला कंपोनेंट हमारा कौन सा होगा? ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या? फंक्शन माई इंफॉर्मेशन, सॉरी माई इंफॉर्मेशन नहीं, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम रिटर्न करते हैं इसको, रिटर्न, इसके अंदर डिव। ठीक है, और इस डिव के अंदर हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ में क्या हम लोग लिखना पड़ेगा? अमित कुमार मौर्य। ठीक है, पैराग्राफ नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं S3। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हेडिंग में रहना चाहिए हमारा नेम। S3 हो गया, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं H4। H4 में क्या हमारा एज 30। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे क्या है? H4 फिर से लगाते हैं, सिटी प्रयाग, सॉरी प्रयागराज। ठीक है, ये हो गया। इसको सेव किया। अब इसको हमें यूज कहाँ पे करना है? जो हमारा माई इन्फो वाला कंपोनेंट है वहाँ पे। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव, ये किया। अब इसके नीचे हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट थे वो सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं, और जिस तरीके से हमें यूज करना था वैसे हम लोगों ने यूज भी कर लिया। इसको एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि जो हमारा मेन कंपोनेंट है, जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है ऐप, जो हमारा ये मेन कंपोनेंट है ऐप, ये यहाँ पे बन गया है। उसके नीचे हमारे पास दो कंपोनेंट है। कौन कौन से? माई इन्फो वाला कंपोनेंट हमारा ये वाला है। उसके नीचे क्या है? माई प्रोफाइल बटन का कंपोनेंट। सो ये रहा माई प्रोफाइल। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने बात की थी स्टार्टिंग में। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग जाएंगे माई इन्फो। तो ये वाला पार्ट क्या था? हमारा माई इन्फो था। राइट, अभी हम लोगों ने बात की। और उसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक इमेज है और उसके अंदर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये बनकर तैयार हो गया। अब चलिए हम लोग लिखते हैं कुछ CSS, ताकि जो हमारा ये कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगे। राइट, अभी क्या ये अलग अलग दिखाई दे रहा है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा ही बनेगा कि कुछ अलग से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग app.css के अंदर अपनी CSS लिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये app.js है, इसी app.js के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे CSS फाइल को इम्पोर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात भी करेंगे कि हम लोग किस किस तरीके से यहाँ पे CSS को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए जो हमारी ये app.css है उसको हम लोगों ने डायरेक्टली ही अपने app.js के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो जो भी CSS हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो डायरेक्टली हमें यहाँ पे अप्लाई होकर के दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने app.css के अंदर, वहाँ पे कुछ क्लास बनाते हैं और कुछ स्टाइलिंग लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे लगाते हैं कुछ क्लास नेम्स। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने माई इन्फो के अंदर और यहाँ पे हम लोग देते हैं क्लास नेम। ठीक है, एक बात और हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्लास नेम क्यों दे रहे हैं।
ठीक है। सो इसके पीछे का कुछ कारण है, कुछ रीजन है, वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। अभी तक हम लोग कंपोनेंट को बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं, राइट। बट जो रिएक्ट का 18.6 वर्जन था उसके पहले हम लोग कंपोनेंट लिखने के लिए यूज करते थे क्लास कीवर्ड का, ठीक है, क्लास कीवर्ड का यूज करते थे। इसीलिए हम लोगों ने जो CSS है, मतलब कि जब हम लोग CSS लिखते हैं उसके ऊपर क्लास बनाते हैं, उसमें भी क्लास हम लोग देते थे, राइट। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जो भी React.js का कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए क्लास है और जो CSS लिखने के बाद वाला क्लास है, वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट ना करें। इसीलिए जब हम लोग CSS लिखते हैं उसमें कुछ क्लास डिफाइन करते हैं और उसको हमें यूज करना है HTML के ऊपर, तब हम लोगों को चेंज करना पड़ता था क्लास से क्लास नेम, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमें कोई भी क्लास लगानी है किसी भी HTML के ऊपर तो हमें क्लास नेम लिखना पड़ेगा क्लास की जगह पे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी क्लास मत लिखिएगा, हमेशा क्लास नेम ही आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास नेम। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, जो हमारा कंपोनेंट का नाम है वही हम लोग यहाँ पे अपने क्लास का नाम दे देते हैं माई इन्फो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसको करते हैं, कॉपी सेव, ये हमारा क्लास, ठीक है। डिस्प्ले हम लोग इसको फ्लेक्स कर देते हैं, फ्लेक्स, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक अभी यहाँ पे साइड में आ गया। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो जैसे ही सेव किया ये हमारा यहाँ लेफ्ट में आ गई इमेज और राइट में हमारा इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। और ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे क्लास लगाते हैं, क्लास नेम इक्वल टू, और हम लोग इसको देते हैं क्या, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, सॉरी कॉपी, और यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देते हैं टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, सेव, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट था वो यहाँ पे अब लेफ्ट में आ गया है, ठीक है। और जो हमारा इमेज है, इमेज के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे क्लास लगाते हैं, क्लास नेम प्रोफाइल इमेज, ठीक है, कॉपी, ठीक है, हाइट 200 px और विड्थ 200 px, ठीक है। इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अभी के लिए हम लोग, सॉरी ये जो हमारा क्लास है इसको हमें img के ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको img के ऊपर लगा दिया, तो जो हमारी इमेज थी वो थोड़ी सी अब छोटी हो गई है, ठीक है। ये 200 px ही है इसलिए आपको यहाँ पे चेंज नहीं दिखाई दिया। इसको हम लोग अगर यहाँ पे 150 कर देते हैं, ठीक है, 150 px, तब ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ठीक है, छोटी हो गई। अभी क्या करना है, इसके साइड साइड हमें बॉर्डर लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस 50 px, ठीक है, ये थोड़ा सा राउंडेड हो जाए। और यहाँ पे हम लोग देते हैं बॉर्डर 5 px सॉलिड और ग्रे, ठीक है, ग्रे लगा दिया। और यहाँ पे हम लोग कोई कलर दूसरा चूज करते हैं, ये रहा हमारा कलर, ठीक है, सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें बॉर्डर लग करके दिखाई दे रहा है। जो रेडियस है इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 20 कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है, राइट, ये अच्छा लगने लगा है। और उसके बाद ये जो हमारा प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है इसके राइट में, सॉरी इसके लेफ्ट में हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं मार्जिन लेफ्ट 20 px, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइड में आ जाएगा, राइट, अच्छा लगने लगा है देखने में। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये बटन है इसको हमें फुल विड्थ में देना है। तो हम लोग चलते हैं अपने बटन वाले कंपोनेंट में, ये रहा, इसको हम लोग देते हैं यहाँ पे क्लास नेम इक्वल टू प्रोफाइल बटन, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं डॉट प्रोफाइल बटन, ठीक है। इसको हम लोग विड्थ देते हैं 100% इसकी, ठीक है, सेव करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने बटन के ऊपर क्लास लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लास लगाते हैं, क्लास प्रो बटन, ठीक है, कोई भी आप लोग क्लास नेम दे सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे प्रो बटन दे दिया है, सेव, डॉट प्रो बटन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देते हैं सबसे पहले बॉर्डर नन देने पे क्या होगा, ये जो साइड में हमारा पास ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है वो यहाँ से हट जाएगा, सेव, बॉर्डर हट गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमारा कौन सा रहेगा, जो हमारा यहाँ पे बॉर्डर का कलर है वही कलर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये हो गया। और इसकी विड्थ हम लोग दे देते हैं क्या, 100%, ठीक है। इसकी ये विड्थ क्या हो गया, पूरी की पूरी 100% दे दी। 100 ना करके इसको हम लोग दे देते हैं 95%, ठीक है, थोड़ा के ये अगल बगल से हट जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं इसको हाइट नहीं दे करके पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग 20 px, 20 नहीं और कम देते हैं,
10px। ठीक है, यहाँ पे देते हैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस में 10px। ठीक है, और जो हमारा ये कलर है, कलर मतलब जो हमारा टेक्स्ट कलर है ये व्यू प्रोफाइल का, इसको हम लोग कर देते हैं वाइट। ठीक है, वाइट सही लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट वेट बोल्ड सेव, और फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज हम लोग इसको थोड़ा दे देते हैं मीडियम, ये बड़ा हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट था ये यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट में ज़्यादा है तो हम लोग इसको लेफ्ट से थोड़ा सा दे देते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट 10px। ठीक है, 10px ना करके थोड़ा सा और ज़्यादा देते हैं। कहाँ गया मार्जिन लेफ्ट, कहाँ गया भाई? ठीक, ये रहा, 20px कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये जो हमारी ये बटन है इसके बराबर में आ गया है। ठीक है, सो ये जो हमारा प्रोजेक्ट था, ये जो हमारा इमेज था, सेम उसी से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेम टू सेम ऐसे ही बना लिया है। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा छोटा कर दें तो ये आपको अब इसी के तरीके से यहाँ पे दिखाई देने लगा है। ठीक है, सही है। हम लोगों को ऐसी ही चीज़ें बनानी थी, तो इसको हम लोगों ने बनाया कैसे? हम लोगों ने बनाया है इसको मल्टीपल कंपोनेंट्स का यूज करके। हमारे पास यहाँ पे ऐप है जो कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, माई इन्फो कंपोनेंट है, जिसके अंदर हमारे पास एक इमेज है और प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद उसके नीचे हमारे पास माई प्रोफाइल की बटन है, ठीक है, जो कि ये है। और जो हमारा माई इन्फो है, माई इन्फो के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं? जो हमारा इमेज है और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है। ये रहा हमारा इन्फॉर्मेशन का कंपोनेंट और ये रहा हमारा इमेज का कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चाहें तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, उसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं तो अब क्या होगा, यही सेम चीज़ हमें दो बार दिखाई दे जाएगी। ठीक है, दो बार दिखाई दे गई। अभी क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा सट के आ रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देते हैं क्लास नेम। ठीक है, प्रोफाइल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग प्रोफाइल देते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक और क्लास, मार्जिन बॉटम 20px। ठीक है, ये इसके नीचे आ गया। और यही जो क्लास है हमारी यहाँ पर, इसको हम लोग नीचे वाले डिब में भी कॉपी कर देते हैं, सेव। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, अगर फिर से इसको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं इसके नीचे, तो हमारा सेम चीज फिर से बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे सेव कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया है। ठीक है, अभी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके नीचे अब हम लोगों को, तो यहाँ पे जो हमारी तीसरी वाली प्रोफाइल है वो भी सेम तरीके से बन करके आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बनाने के लिए कंपोनेंट का यूज किया हुआ है। अगर सेम चीज हमें डायरेक्टली HTML CSS के द्वारा करनी पड़ती, मीन्स नॉर्मल HTML में, तब वहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें बार बार इस पूरे के पूरे कोड को बार बार लिखना पड़ता है, 3 बार। यहाँ पे हम लोगों ने इसको कंपोनेंट द्वारा बनाया हुआ है, तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट का यूज किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे जा रहा है। ठीक है, अगर हमें किसी भी के चीज के अंदर कोई भी चेंज करना है, जैसे कि जो हमारी बटन है, ठीक है, इस बटन के क्लास में हम लोग गए यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम लोग को क्या करना है, ये जो कलर है बटन का कलर नहीं, ये जो टेक्स्ट है व्यू प्रोफाइल, इसको अगर हमें यहाँ पे करना है क्या, #0000। ठीक है, सेव करेंगे, तब जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज होकर के ब्लैक हो गया। ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी कर सकते थे, राइट। बट इस बटन का हमें टेक्स्ट चेंज करना है, इस बटन का टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ पे क्या है, व्यू प्रोफाइल, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं व्यू माई प्रोफाइल। सेव करेंगे तो हमें ये तीनों ही जगहों पे चेंज होकर के दिखाई दे जाएगा। अगर इसी को हमें नॉर्मल HTML में करना पड़ता, तब क्या करना पड़ता है, हमें तीनों के तीनों बटन में अलग अलग जा करके चेंज करना पड़ता। सो ये फायदा है हमारा कंपोनेंट का यूज करने का। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं और उनको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे और ध्यान देंगे कि हम लोगों ने जितने भी कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं उसे एक ही फाइल के अंदर बना दिया है। जो हमारा app.js है, इसी के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे कंपोनेंट्स को बना दिया है, राइट। अब अगर हमारे पास लेट सपोज 25-30 कंपोनेंट्स हो गए, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास 3 ही कंपोनेंट होंगे या फिर 4 ही कंपोनेंट होंगे एक वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास 30, 40, 50, 60 कंपोनेंट हो सकते हैं। क्या उन सभी को हम लोग एक ही पेज के अंदर बना देंगे या फिर एक ही फाइल के अंदर बना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट फाइल्स में देते हैं, डिफरेंट फोल्डर्स में डिवाइड करते हैं, राइट। अब उनको हम लोग कैसे डिफरेंट फाइल्स में, कैसे डिफरेंट फोल्डर्स में डालेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग उसको उठा करके
कैसे इस अपने app.js के अंदर यूज़ करेंगे या फिर किसी और कंपोनेंट के अंदर यूज़ करेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा माई इन्फो का कंपोनेंट है उसके अंदर हमारे पास 2 अलग अलग और कंपोनेंट है, तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे अगर हम लोग इसको अलग अलग फाइल में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है और नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है और उसे हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कंपोनेंट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।